तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सर और आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10th का जो मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, हम उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे इस वीडियो में कोशिश करेंगे और जिस जो बचे आएंगे उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्या है, कक्षा 10 है। ठीक है, उसका जो सब चैप्टर है इसका नाम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में मैंने पहले से ही एक डिटेलिंग में वीडियो बना रखी है। इसमें पूरी संख्याएं बाकायदा मैंने समझाई हुई हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, सब जितनी भी सारी डिटेल्स है वास्तविक संख्याओं के बारे में वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है संख्याओं के बारे में, संख्याओं से रिलेटेड, उसमें सारा दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें हम जिस जो चैप्टर है इसको सॉल्व करने से पहले हम जाने अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में पहले बता चुका हूँ और हम थोड़ा और देख लेते हैं। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इनके पास केवल कितने गुणनखंड होते हैं? तो इनके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इनके पास केवल कितने? 2 गुणनखंड होते हैं और ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब ये गुणनखंडों का मतलब क्या है? गुणनखंडों का मतलब ये है कि ये संख्याएं केवल 2 नंबरों से ही डिवाइड होंगी, इनमें केवल 2 नंबरों का ही भाग जाएगा। किससे? एक तो ये 1 से डिवाइड होंगी यानी 1 से, और एक ये खुद से डिवाइड होंगी। ठीक है, मतलब एक तो ये खुद से डिवाइड होंगी और एक 1 से डिवाइड होंगी। जैसे मान के चलो मैं ले लिया 2 ले लिया, 2 में किस किस का भाग जाएगा? एक तो 1 का जाएगा और एक खुद 2 का जाएगा। एक तो 1 का जाएगा और खुद 2 का जाएगा और किसी का इसमें नहीं जाएगा। तो अब इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 1 2। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 2। तो यानी कि ये 2 है, वो कौन सी संख्याओं की कैटेगरी के अंदर आएगा? अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3। ठीक है, अब 3 है, 3 में कितने कितने से भाग जाएगा? एक तो 1 से भाग जाएगा और एक को 3 से जाएगा। 1 से और 3 से, इनके अलावा इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा। इसके भी कितने गुणनखंड हो गए? कितने मिल गए हमें? 1 2 गुणनखंड मिल गए। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगी? अभाज्य संख्याओं की है। अच्छा, हम ले लेते हैं 4। 4 में कौन कौन सी संख्या है जिनसे भाग जाएगा? एक तो खुद 4 से ही, एक 1 से और एक 2 से। तो इसके पास कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3। पर हमें अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड की आवश्यकता होती है? केवल 2 गुणनखंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनके पास केवल 2 गुणनखंड होंगे वो कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके पास तो 3 है, तो फिर ये इसका मतलब ये क्या है? ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारी क्या अभाज्य संख्या नहीं है? 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है। 5 को लेते हैं, 5 किस किस से विभाजित होता है? एक तो 1 से और एक खुद 5 से, और इसके अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? फिर इसके कितने गुणनखंड मिल गए हमें? 1 2, यानी 2 गुणनखंड मिल गए। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो ये 5 भी हमारी क्या? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। उसके बाद फिर 3 आती है, फिर 5 आती है और ऐसे ऐसे आते चलेंगे। जिनकी हमें 2 गुणनखंड मिल जाए वो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर आते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को जब हम किसी संख्या से विभाजित करते हैं, अगर वो पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो वो संख्या उसकी गुणनखंड कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि 8 है, 8 को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित करेंगे? एक तो 1, फिर 2, फिर 4 और फिर खुद 8। अब देखो 8 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चारों संख्या क्या है? ये चारों संख्या 8 के गुणनखंड है। ठीक है, 8 के गुणनखंड क्या है? 8 के गुणनखंड तो क्या हो जाएंगे हमारे? 1 2 4 और 8। मतलब जो संख्याएं किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें तो वो संख्या उसकी क्या हो जाएंगी? गुणनखंड हो जाएंगी। जैसे 8 है, 8 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है? 1 2 4 8। ये सब क्या हुआ? इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड कितने मिल गए हमको? 4 मिल गए। तो ये सब इसके गुणनखंड होते हैं। अच्छा, ऐसे होते हैं हमारे गुणनखंड। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से हम इसके आगे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दी गई संख्या इनके अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करने हैं। जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करने हैं। कौन कौन सी संख्या दी है? 140 दी है, 156 दी है। तो इनके हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड वाला वो है, तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो आइए कैसे निकालते हैं? देखो 140 है, इसके गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम कौन कौन सी संख्या लेंगे? सबसे पहली लेंगे हम 2, फिर 3,
फिर 5। अब आज जैसे क्या लेंगे पूरी, जैसे मान के चलो क्या लेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2, 2 से नहीं हुआ तो 3, 3 से नहीं हुआ तो 5, 5 से नहीं हुआ तो 7, 7 से नहीं हुआ फिर 11, 11 से नहीं हुआ 13, और ऐसे लेते चलेंगे। ठीक है, पूरी अवाज्य संख्या नहीं लेंगे और कोई संख्या नहीं ले रहे। तो अवाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, 2, 2 के बाद में फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ठीक है, तो हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं पहले 2। देखो 2 से इसमें भाग जा रहा है 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक बचा, एक इधर गया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। अब देखो दोस्तों इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर हम किसको उठाएंगे, 3 को। 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर हम किसको उठाएंगे, 5 को। 5 सत्ते 35, और ये 7 एकम 7। तो 140 की आवाज गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये क्या हुआ, इसके आवाज गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसकी जो आवाज गुणनखंड हो गए, तो देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको अपन चाहे ऐसे लिख लो 2 की घात 2। 5 कितनी बार, 1 बार है, तो इसको ऐसे लिख लो 5 की घात 1। 7 एक बार है, तो इसकी घात 1 लिख लो। ये हो गए हमारे किसकी, 140 की आवाज गुणनखंड। ठीक है, अब आते हैं 156 में। 156 की आवाज गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देंगे हम 2 का भाग। 2 सत्ते 14, एक बचा, एक इधर गया, 16 हो गया, 2 अट्टे 16, फिर 2 से भाग 2, 2 3 6, एक बचा 18, 2 नाम 18। अब 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर हम करेंगे किसको, 3 को ट्राई करेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर अब देखो ना, इसमें 3 के बाद क्या था, 5, 5 का भाग नहीं जाएगा, फिर 5 का था 7, 7 का भाग नहीं आएगा, फिर 11 का ही भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 एकम 13। तो ये 156 है, उसकी आवाज गुणनखंड मिल गए, कितने मिल गए, 156 है, उसके आवाज गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये सब क्या हुए, 156 की आवाज गुणनखंड। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितनी बार, 2 बार है, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार, 1 बार है, तो 3 की घात 1, और 13 भी 1 बार है, तो 13 की घात 1। तो ये 156 की क्या गए, आवाज गुणनखंड आ गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम अपना तीसरा चौथा क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं, इनको हम डाल देते हैं। तो हम ये संख्या नहीं है, तीसरा क्वेश्चन ये है और चौथा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 3825 और ये 5005, इनका हमको क्या करना है, आवाज गुणनखंड निकालना है। तो पहले इसको ले लो, 3825 को, इसको लिया। देखो इसमें दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, देखो 3 से देखते हैं हम 3 का भाग जाएगा क्या, तो इनके अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग 3 से हो जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 5 और 2 7, 8 और 7 15, और 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15। ठीक है, अभी 3 से जा रहा है क्या, जा रहा है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 5 15। अभी भी देखते हैं 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब करेगा ये 5 से, 5 अट्ठे 40 और 55 25, 5 से चला जाएगा, 5 से काटो 17 बार जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट देखो 5 के बाद में आता है हमारा 7, 7 से नहीं कटेगा, फिर आता है हमारा 11, उससे भी नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, 17 से कटेगा डायरेक्ट ही, तो 17 से इसको काट दो एक बार। अब ये हमारा ये क्या आ गए, 3825 के पूरे आवाज गुणनखंड आ गए। तो इनको लिख लो, 3825 के आवाज गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। आप चाहे इनको ऐसे लिख लो, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2। 17 एक बार है, तो 17 की घात 1। ठीक है, ये होगा इसकी आवाज गुणनखंड। इस पे आते हैं हम, 5 0 5 पे। इसमें दोस्तों 2 का भाग नहीं आएगा, ना ही 3 का भाग जाएगा, हम डायरेक्ट 5 से काटेंगे इसे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखो, अब ये किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। अब 7 से ट्राई करते हैं, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, 7 से ट्राई करते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौके 28 और 7 के 21 कट गया। ठीक है, 7 के बाद अब ये कितने से कटेगा, 13 से। 13 ही देखते हैं, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। ठीक है, नहीं 7 के बाद में फिर देखो दोस्तों, ये कटेगा किससे, 7 के बाद में अब ये कटेगा 11 से। 11 एकम 11 और 11 थी 33, फिर कटेगा 13 से। तो ये 505, 5005, इसकी गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13।
ये इसके गुणनखंड निकल के आ गए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है वो हुआ कंप्लीट, जिसको क्या निकालने थे, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट होता है, पूरी तरह सत्य होता है कि दो संख्या है अगर उनका हम गुणा करेंगे तो, और उन्हीं संख्या उनकी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे। जब दो संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे और उनकी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो ये गुणनफल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये क्या, देखो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा, इसके उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ये वाली बात क्या कर देना है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब ये सत्य है या नहीं है, ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके हिसाब से सॉल्व करना है। पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, फिर हम दो संख्या उनका गुणा करेंगे, उनका एलसीएम और एचसीएफ है उनका गुणा करेंगे। देखते हैं ये वाली बात सही होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा है 26 और 91। तो दो संख्या दी है, क्या दी, 26 दी और 91 दी है। तो पहले हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखो क्या होंगे, दो से कटेगा ये, दो कम दो, दो तीन छह, आप 13 से कटेगा ये। फिर 91 को देखो किससे कटेगा ये, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 से कटा 13 बार, फिर 13 से कटा एक बार। अब देखो 26 के कितने फैक्टर आ गए, 26 के मतलब फैक्टर या गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 13। 91 कितने हो गए, 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम जब एलसीएम निकालने की संख्या को और एचसीएफ निकालते हैं तो देखो पहले एचसीएफ लेने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें कॉमन देना पड़ता है। एचसीएफ अगर किन्हीं दो संख्या है उनका हम एचसीएफ निकालते हैं तो उनकी गुणनखंड हो, कॉमन आ रहा है उसको हम लेते हैं, वही संख्या का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखो कॉमन में क्या क्या आ रहा है, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ लेने के लिए तो 26 के गुणनखंड ये रहे, 91 गुणनखंड ये रहे। ठीक है, ये क्या है, 26 के गुणनखंड है और 91 ये है। अब देखते हैं इनके गुणनखंड में क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या दो इसमें है, नहीं है, 13 आएगा, अकेला 13 कॉमन आ रहा है तो 13 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालो, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हर एक संख्या लेंगे अभाज्य संख्या जो ज्यादा बार होगी। ठीक है, जिसकी पावर ज्यादा बार होगी हम उसको लेंगे अभाज्य संख्या को। जैसे मान के लो 2 है, 2 इसमें और इसमें कितनी बार ज्यादा है, एक बार ही है, तो 2 को एक बार लेंगे। 7 कितनी बार है, इसमें तो है नहीं है, इसमें एक बार है तो 7 को ले लो। 13 इसमें भी एक बार है, 13 इसमें भी एक बार है, तो एक बार 13 ले लो। जब इसको किया सॉल्व करो 14, तो 14 इंटू 13 कितने हो जाएंगे, 352, 5 13 और 5 18। इनका अपन गुणा करेंगे क्या रहेगा, 182। इनका जो हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 182। तो इन दो संख्याएं इनका एलसीएम क्या आ गया, 182 आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले में रख के इसको देख लो, इस फॉर्मूले में इसको रख के देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलो यहाँ से। फॉर्मूला क्या है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लो दो संख्या ए और बी का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, दिया जाएगा। ठीक है, तब निकालो ए और बी क्या है, इसको ये वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं। ए और बी का गुणनफल, ए और बी क्या मतलब, एक संख्या 26 है, एक संख्या 91, तो इनका गुणनफल कर लो, 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना है, 13, एलसीएम कितना है 182, इनका गुणा कर लो। ठीक है, गुणा कर लो, क्या बराबर आ रहा है, तो इनका गुणा करेंगे हम तो क्या जाएगा हमारा, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 30 66, और इन दोनों गुणा करेंगे तब तो जाएगा 30 4। यानी ये वाले जो ये वाला हमारा जो कथन था कि दो संख्याओं के गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है, ये वाला हमारा बराबर सही सिद्ध हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराते हैं हम सेकंड वाले का, कितना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कराते हैं सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड के सेकंड अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 510 एवं 92 है। ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम बारी बारी से, और फिर ये फॉर्मूला है अपन इसको प्रूव करना है कि ये जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बराबर है या नहीं है। तो आइए पहले लेते हैं हम 510 के फैक्टर निकालते हैं अपन, गुणनखंड निकालो पहले, दूसरे काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब दूसरी कटेगा नहीं, फिर हम लेंगे 3, 3 से काटो, 3 8 24 और 3 5 15। फिर अब ये 3 से नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे हम, 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 17, 17 बार कट जाएगा, 17 से काटो एक बार। ठीक है, तो ये हमारे 510 है, उसके क्या आ गए फैक्टर आ गए, क्या क्या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ये क्या आ गए इसके फैक्टर आ गए। अब 92 के निकाल लो,
इससे 2 से भाग देंगे पहले हम, कि 2 सबसे छोटी आवाज़ी संख्या, सब में पहले 2 ट्राई करते हैं। 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, और ऐसे करते चलेंगे आगे। 2 से ट्राई करते हैं। 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंके 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो डायरेक्ट ये 23 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 23 से कम 23, तो ये अपना 92 उसके फैक्टर लिख लो। 92 फैक्टर क्या क्या आ गए, यहाँ पे लिख लेते हैं। 92 इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 गुणा 23, ठीक है। ये 92 के फैक्टर आ गए। अब देखो इनमें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 92 लिखा है, इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे 92 यहाँ पे आ गया, इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 2 गुणा 23, ये 92 के फैक्टर आ गए। अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या निकालते हैं, जो फैक्टर जो कॉमन आ रहा है, कौन कौन से फैक्टर इसमें कॉमन आ रहे हैं। देखो 2 आ रहा है, 2 इसमें कॉमन आ रहा है, फिर और कोई से बचा है नहीं, और कोई आ रहा है क्या कॉमन, 3 आ रहा है इसमें नहीं है, 5 आ रहा है नहीं है, 17 नहीं आ रहा, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो हमारा फैक्टर है हर एक गुणनखंड को लेंगे उसकी अधिकतम घात, हर एक गुणनखंड की अधिकतम घात लेंगे। 2 की अधिकतम घात, इसमें क्या 2 इसमें एक बार आया है, 2 इसमें 2 बार आया, तो हम 2 बार लेंगे 2 को, 2 गुणा 2। फिर 3 देखो कितनी बार आया है, इसमें एक बार है, इसमें एक ही बार नहीं है, तो 3 को ले लो। फिर 5 को ले लो, फिर 17 को, और फिर 23 को ले लेंगे, ठीक है। इन सब का गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, इन सब का गुणा करेंगे जब हम, तो आएगा क्या, दूसरे को मैं 11 3 से 23 460 इन सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 23 460, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा, एलसीएम आ जाएगा। इसको चलो थोड़ा सा जगह नहीं बची है तो हम साइड में लिख देते हैं। अब इसको ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें रखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या कौन सी, 510 और 92, इनका गुणनफल किसके बराबर है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो एचसीएफ 2 है और एलसीएम क्या है 23 460, 23 460। जब हम इनका गुणा करेंगे, इनका और इनका जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे आपस में, तो क्या रहेगा, देखो इनका गुणा करेंगे तो 0 12 4 दूनी 8 9 6 4, ये रहेगा 46 920, ठीक है। ये हमारा, इसका गुणा करेंगे तब यही आएगा, इसका गुणा करेंगे तब यही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 46 920। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला या फिर जो कॉन्सेप्ट वो लिखा है वो क्या है, सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम पहले क्या निकालेंगे, 336 और चौगुन के क्या निकालेंगे, पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। 336 यहाँ बच्चे गुण के निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम 2 का भाग देंगे। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे हम तो क्या 42 बार कट जाएगा जी। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7, तो ये इसके फैक्टर आ रहे 336 के। अब इसके निकाल लो, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 1 इधर गया तो 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको 3 से कर देते हैं, 3 नाम 27 9 बार, फिर 3 से काटा 3 बार, फिर 3 से काटा 1 बार, ठीक है। तो 336 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 कितनी बार आया, 4 बार, और फिर 3 एक बार, और फिर 7 एक बार। फिर लिख लो चौगुन के फैक्टर, 2 और 3 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। अब इनका हम क्या लेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लो, क्या आ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो फैक्टर हैं इनमें जो चीज कॉमन आ रही है, जो फैक्टर कॉमन आ रहा है उनको ले लो। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अब 2 कहीं है नहीं है, 3 हैगा, 3 ये यहाँ पे एक बार ही है, तो 2 एक बार ही है इसमें, इसलिए एक बार ही लेंगे। 3 यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे इसमें भी एक बार है, तो इसको कॉमन ले लिया। अब जो 3 बचा बाकी का कहीं कॉमन नहीं है, ये 3 बचा है कहीं कॉमन नहीं है,
दो है नीचे और कहीं कॉमन नहीं है, एक बार था, एक बार हमने कॉमन ले लिया, यानी क्या कॉमन आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, 2 गुणा 3, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमको क्या लेना है, जो हमारे फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, मतलब अधिकतम घात लेनी है। 2 है, 2 कितनी बार, 4 बार है इसमें और इसमें 1 बार है, तो हम क्या लेंगे, 2 ज्यादा बार किसमें, इस वाले में तो 2 की घात क्या, 4 लेंगे हम यहाँ पे, यानी 2 का गुणा 4 बार। फिर अब देखो 3 कितनी बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो 3 को हम ज्यादा बार किसमें, इसमें नीचे वाले हैं, उसको लेंगे हम 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर 7 कितनी बार है, 1 बार है, हम 7 को ले लेंगे। अब कोई बचा है, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 7 लिख लिया, अब कुछ नहीं बचा। इनका जब हम गुणा करेंगे क्या रहेगा, 30 24। ठीक है, ये हमारा क्या गया एलसीएम। अब जी एचसीएफ हमने निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब इसका जो क्या है सूत्र है ना, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उसमें रख दो। तो दो संख्याओं का गुणा क्या है, ए इंटू बी और उनका एलसीएम और एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणा क्या है, दो संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा 54। इनका गुणा किसके बराबर नहीं, एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम क्या है, ये लिखा है 30 24 और एचसीएफ क्या था, 6 आ रहा था। जब हम इनका गुणा करेंगे तो दोनों का आंसर बराबर आएगा, दोनों गुणा करने पे क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या रहेगा, 6 कर लो, 6 चौक 24, हासिल लो 6 दूनी 12, 13 14 की 4, हासिल 1 6 ती 18। ठीक है, ये रहेगा, ये क्या रहेगा, इनका मल्टीपल आ जाएगा दोनों को गुणा करने पर। ठीक है, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या रहेगा, 18 144। इन दोनों गुणा करने पर भी क्या रहेगा, 18 144। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 18 144। जगह नहीं है इसलिए आमने सामने आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, 18 144। तो इस टाइप से ये आ गया। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन इसका। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो दी संख्या दी है इनकी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लो। तो 12 का हम फैक्टर निकालेंगे, 12 के रहेगा 2 से काटा, 2 संख्या 12, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, अब 15 को ले लो, 15 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको डायरेक्ट। 3 5 15, 5 से काट दो अब 1 बार। 21 को काट लो, 21, 3 7 21 और 7 से 1 बार। इनके देखो 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर क्या आ गए, 3 गुणा 5। और 21 के फैक्टर क्या आ गए, 3 और 7, 3 गुणा 7। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, इनके फैक्टर आ गए। अब इनका पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो ये हमारा जो गुणनखंड है उनका क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे उनमें से जो भी हमारे कॉमन आ रहे हो। 2 इसमें हैगा, इनमें कहीं नहीं है। 3 इसमें हैगा, इसमें हैगा। 3 देखो इसमें हैगा, इसमें हैगा, इसमें हैगा। मतलब 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और देखो 2 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो जो तीनों में कॉमन आएगा हम उसको लेंगे। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, केवल 3। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक गुणनखंड की हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट मतलब जो हर एक गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात है, हम उसको लेंगे। जैसे मान लो 2 इसमें 2 बार है, इसमें एक ही बार नहीं, इसमें एक ही बार नहीं है, तो 2 को हम 2 बार ले लेंगे। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, 3 को एक ही बार ले लेंगे। 5 इसमें तो है नहीं, इसमें 1 बार है और इसमें 7। ठीक है, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 420। जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 420। ठीक है, इस पे आ जाओ, पहले 17 का निकालो। 17 का हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 17 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का केवल 17 से भाग जाएगा तो 1 बार। फिर 23 का निकालेंगे, 23 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 23 से कटेगी। ये 29 का निकालेंगे तो 29 एक क्या अभाज्य संख्या है तो 29 से ही कटेगी। तो 23 के जो 17 है हमारा उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 17। 23 का क्या हो जाएगा, 23 ही। और 29 का क्या हो जाएगा, 29 ही। तो देखिए ना कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, इसमें एक का गुणा कर दो, सब में एक का गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का गुणा कर लो चाहे भाग कर लो, किसी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे अपने पे। जैसे 17 में एक का गुणा किया 17 ही आएगा, 23 में एक का गुणा किया 23 ही आएगा, 29 का गुणा एक में किया तो 29 ही आएगा। अब देखो इससे क्या होगा, HCF क्या आ जाएगा हमारा, एक कॉमन आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इसमें HCF क्या रहेगा हमारा, एक। अब LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 17, 23 और 29 का गुणा कर लो, क्या रहेगा हमारा, इनका गुणा करने पे क्या आ रहा है 11, 33, 9, ये करके देख लेना, आ जाएगा 11, 33, 9। ठीक है, इस हिसाब से आ जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया इसका सेकंड। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 8, 9 और 25, इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि है, उससे हम LCM और HCF निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो निकाल लो इनके 8 के वो गुणनखंड निकाल लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 1। 9 का निकाल लो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 के निकाल लो, 5 25, 5 25 1। ठीक है, ये आ गए। अब देखो 8 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का क्या है, 3 गुणा 3। 25 का क्या है, 5 गुणा 5। दो क्या को इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है। 2 किसी में कॉमन नहीं है, 3 किसी में कॉमन नहीं है, 5 किसी में कॉमन नहीं है। या किसी में कोई कॉमन नहीं होता तो हम 1 का गुणा कर देते हैं और वही हमारा क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। इसके HCF क्या हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, और इसका LCM क्या हो जाएगा, 8 का गुणा कर लो, 8 का नहीं, इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 3 ले लो, यानी 2 का गुणा 3 बार। 3 की पावर कितनी है हाईएस्ट, 2 बार, तो 3 2 बार ले लो। 5 की पावर भी 2 बार ले लो। तो हम इनका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे हम, क्या रहेगा इनका 1800, तो हमारा LCM क्या रहेगा 1800। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम इसका कौन सा फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, HCF इनका 306 और 657 का HCF क्या दिया है 9। तो अब हमको हमें क्या निकालना है इनका, हमें इनका LCM निकालना है, 306 और 657 का LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र रहेगा कौन सा, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके, उन संख्याओं के LCM के और उनके HCF के। ठीक है, दो संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है, उनका LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। हमारे पास जो दो संख्या कौन कौन सी दी है, 306 और 657, इनका गुणनफल क्या किसके बराबर होगा, इनके LCM और HCF के। देखो इनका HCF तो दिया है 9, LCM का हमें कोई पता नहीं है, LCM हमें निकालना है। तो देखो LCM और HCF, तो यहाँ पे 9 है, इसके क्या है, इसके क्या है गुणा में है, 9 है ना, LCM की गुणा में। अब अगर इसको बराबर की दूसरी साइड ले आएंगे तो क्या पहुंच जाएगा, भाग में। तो 306 इंटू 657, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके भाग में। इधर क्या रहेगा, LCM। 9 से काट ले इसको, 9 एक 9, 9 दिया 27, 3 बच गए, 9 चौक 36। ठीक है, अब क्या बचा, 657 इंटू क्या बचा 34, बराबर क्या हो गया इसका LCM। इनका गुणा कर लो, गुणा करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या रहेगा हमारा, करके देख लेना इनका गुणा, ये निकल आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला क्वेश्चन इतना ही था, उसमें दो संख्या दी थी, HCF दिया था, LCM हमें निकालना था, तो हमने क्या किया, इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, इससे हमारा LCM क्या आ गया, ये आ गया। क्वेश्चन 4 हो गया, आप देखते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अब क्वेश्चन 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या हो रहा है कि कह रहा है कि जांच कीजिए कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या 6n अंतिम अंक 0 पर समाप्त होती है नहीं। मतलब जो संख्या दी है, क्या वो अंतिम अंक उसका 0 आएगा या नहीं आएगा, उसमें 0 पर खत्म होगी या नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, कौन सी संख्या दी है, ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो हम जानते हैं इसमें क्या, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कोई संख्या, हम जानते हैं कोई संख्या 0 पर कब एंड होती है, जब वो 2 और 5 के गुणा में होती है। ठीक
ठीक है, उसका एक फैक्टर 2 और 5 के गुणा का होता है। जैसे देख लो, हम जानते हैं कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसका कम से कम एक गुणनखंड 2 गुणा 5 का हो। कोई संख्या लास्ट में 0 पर कब खत्म होगी, उसमें कम से कम एक गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 0 पर खत्म होगी। लेकिन यहाँ पर देखो 6 का क्या आ रहा है, देखो 6 लगा है, तो 6 के हम फैक्टर करते हैं, क्या जाते हैं 2 गुणा 3। इसमें कहीं भी 2 तो होगा, लेकिन 5 का जिक्र हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। 2 गुणा 3 है, तो इसमें देखो 5 का जिक्र नहीं हो रहा, तो ये वाली संख्या हमेशा कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि भैया इसमें क्या है कि 0 पर समाप्त होने के लिए उसको कम से कम 2 की गुणा 5 का एक फैक्टर तो होना अनिवार्य ही है। लेकिन इसमें देखो 2 गुणा 3 है, कभी हुआ ही नहीं 0 पर समाप्त। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही हिस्सा है, 5 का क्वेश्चन इतना लैंग्वेज ही बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 पे। तो ये हमारे आ गया 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या है कि व्याख्या कीजिए कि इतना जो एक क्वेश्चन दिया है और ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों है। ये संख्या हमें ये प्रूव करना है कि भाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या तो फिर क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम देखो ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हम इसको क्या 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, ये पार्ट मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। 7 फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, क्या है 7 गुणा 11, फर्स्ट वाला हमने ले लिया। तो हम इसको फर्स्ट वाले को ले लेते हैं पहले, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इन दोनों में जहां पर प्लस और माइनस लगा होता है वो अलग अलग पद होते हैं। वो क्या होते हैं, जहाँ पे प्लस लगा हुआ है या फिर माइनस लगा हुआ, वो अलग अलग पद हैं, उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला पद है ये अलग है, और ये वाला पद है ये अलग है। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें। ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों पदों में है, तो वो 13, क्योंकि 13 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसमें 13 कॉमन ले लो। तो 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या बचा 7 गुणा 11, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, 13 कॉमन आ गया। तो देखो इसका गुणा कर लो, 11 7 77 और 1 78। तो ये हमारी क्या संख्या प्राप्त हुई, 13 गुणा 78। देखो दोस्तों ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है क्या 13 इंटू 78 हुई है। तो ये संख्या कम से कम 13 से तो 13 से और 78 से तो कम से कम डिविजल होगी, है ना। मतलब इस संख्या में कम से कम जो भी संख्या आएगी उसमें 13 का और 78 का भाग तो जाएगा ही ना। तो ये संख्या क्या कौन सी संख्या है, फिर ये संख्या भाज्य संख्या है। तो ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके कम से कम कितने फैक्टर हैं, कम से कम 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 3 गुणनखंड कौन कौन से हैं, कम से कम देखो कम से कम इसके 3 गुणनखंड तो मिलेंगे ही, हालांकि गुणनखंड बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है। अब कौन सी अपनी भाज्य संख्या, इसके बहुत सारे गुणनखंड है, पर अपन को क्या करना है, केवल 3 गुणनखंड निकाल लेना है। एक तो क्या है, देखो 13 से डिवाइड होगी, एक 78 से होगी, और हर एक संख्या 1 से डिवाइड तो होती है। तो ये देखो ये क्या हुआ, इसके फैक्टर हो गए 13 78 और 1। जब कोई संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली संख्या तो पता चल गया हमें कि कौन सी है, भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट वाली है, इसको और हम चेक करते हैं ये वाली भाज्य क्यों। सेकंड वाले को ले लेते हैं। अब सेकंड वाला क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले देख लो इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, एक ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ये एक तो ये हो गया और एक ये 5 वाला हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गई और एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके 2 पद हैं, पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जब तक प्लस नहीं या माइनस नहीं आता तब ये एक पद चलता रहेगा, गुणा में एक पद है पूरा और 5 एक पद है पूरा अकेला। अब देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन लो तो यहाँ पे क्या हो जाए 7 6 5 हटिया, एक बचेगा तो एक का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 4 फिर 3 फिर 2 और एक तो एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिख के फालतू टाइम वेस्ट ना करना। प्लस 5 है, 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है क्योंकि 5 का हम भाग देंगे, 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 की जगह पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब इनका पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 बार चल ही रहा है, 6 6 24 24 और 42 48 और 8। जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1008 और प्लस का 1, तो 5 ये हो गया इंटू 1009 हो गया। फिर देखो 5 कॉमन लिया, 5 का मतलब क्या है, 5 के इसमें गुणा हो रहा है ना, 5 ब्रैकेट और कोई संख्या है, देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट है और ये संख्या है, ब्रैकेट और संख्या के बीच में जब कोई सा भी चिन्ह नहीं होता है तो उसमें हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, तो 5 और ये ब्रैकेट और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, और ये 108 और 1 109, 1008 और 1 1009, ठीक है, इनका हमने गुणा कर दिया। अब देखो ये संख्या है ना जो भी, अब ये संख्या जो भी आएगी वो 5 से और 1009 से तो हमेशा डिविजिबल होगी, या किसी से हो चाहे ना हो। तो हमें देखो हमें क्या करना है, ये साबित करना है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है। तो भाज्य संख्या साबित करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अब देखिए इसके 3 गुणनखंड मिलते हैं या नहीं मिलते, तो मिल गए। पहला क्या है 5, दूसरा क्या 1009 और फिर तीसरा क्या है 1, तो एक से तो और एक संख्या डिविजन होती ही है, ठीक है। तो इसके 3 गुणनखंड हमें मिल गए, तो ये संख्या कहीं पता चलेगी कौन सी है, भाज्य संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि क्योंकि इसके गुणनखंड कम से कम 3 है, ठीक है, 3 है, कौन कौन से हैं, 5 1009 और 1, ये 3 गुणनखंड है, इसलिए ये 3 गुणनखंड है, इसके कारण ये क्या, ये भाज्य संख्या है। तो ये हो गया हमारा 6 वाला क्वेश्चन पूरा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का 7th वाला, उसको करते हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन उसका आंसर जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे छोटा इसका आंसर है, उससे काफी ज्यादा छोटा इसका आंसर है। जैसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे। मतलब कोई एक वृत्ताकार है, इस टाइप का खेल का मैदान है, ठीक है, इस टाइप का कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है, वहां पर 2 बच्चे हैं, एक रवि नाम का और एक सोनिया। वो क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। मान लो यहाँ पे मान लो ये कौन है, ये सोनिया है, ये सोनिया है, इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, ये चक्कर लगाती है किसका, कितना 18 मिनट में, ठीक है। अब वो ही यहाँ पे इसे रवि है, वो स्टार्ट करता है, वो कितना चक्कर लगाता है 12 मिनट में। सोनिया कितना टाइम ले रही है 18 मिनट, और अभी कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट। यानी ये क्या करते हैं, एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, जो मैदान है उसका चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पूछ रहा है कि जब ये दोनों एक साथ चलें, एक साथ चलना स्टार्ट करें अपनी अपनी स्पीड से, तो ये कितने टाइम बाद उसी स्थान पे दोबारा मिलेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इनका केवल कुछ नहीं करना है, इनका बस एलसीएम ले लो, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे 18 और 12 का, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम उत्तर रवि द्वारा लिया गया समय, रवि कितना समय ले रहा है 12 मिनट, फिर सोनिया द्वारा
लिया गया समय। ये कितना ले रही है, ये कितना ले रहा सोनिया रवि द्वारा 12 मिनट, और ये सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। तो रवि है उसको कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट, सोनिया उसको कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। हम क्या करें 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो 18, तो वह समय जब वे दोबारा मिलेंगे। वो दोबारा कब मिलेंगे, 18 और 12 का एलसीएम ले लो। 18 और 12 इनका एलसीएम ले लेंगे हम। देखो 18 का ले लो और 12 का डायरेक्ट ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 से काटो, 2 9 18, 2 चंके 12, 2 से काटो, 2 9 2 से 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 ऐसा कैसा, और 3 बार ये कटेगा 6। अब 3 से काट लो, 3 3 का 9, 3 से काट लेना इसको, क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 कम 3, तो 3 से काट लो 1 और 1। कितने फैक्टर आ गए इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये आ गए। तो कितना आ रहा है 3 3 का 9, 9 3 18, 18 36, यार 36 मिनट बाद वो दोनों वापस से अपने स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।